सोचो दोस्तों, अगर न्यूटन ने गिरते हुए सेब को बस इग्नोर कर दिया होता तो शायद हम आज ग्रेविटी के बारे में नहीं जानते। दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी डिस्कवरीज और छोटी सी ऑब्जर्वेशन और एक सवाल से शुरू होती है और वही सवाल का रिसर्च का फाउंडेशन होता है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक पर, जहां हम सीखेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों ज़रूरी है और उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस। और हाँ, साथ ही रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी हम लेंगे जिससे आप इजीली उसे रिलेट कर सको। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी लेक्चर फर्स्ट। देखिए, रिसर्च क्या है। फर्स्ट, दिस इज द टॉपिक आई वुड लाइक डिस्कस द व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च बना है री एंड सर्च, एक लैटिन वर्ड है रिसर्च जिसको मिलके बना है टू रिसर्च अगेन एंड अगेन, बार बार उसको रिसर्च करना। रिसर्च का मतलब ये दोबारा और गहराई से किसी चीज़ को खोजना या उसको सर्च करना। यह एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है ताकि नए नॉलेज को अपन ऑब्जर्व कर सके, नए नॉलेज को क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपन देखते हैं गूगल अपना सर्च इंजन एल्गोरिदम अपडेट करता रहता है, वो यूजर्स के बिहेवियर के बारे में पता लगाता रहता है कि भाई जैसे गूगल क्राउलर है, वो पता लगाता रहता है कि भाई रिसर्च कैसे हो रही है, यूजर्स क्या क्या सर्च कर रहा है, यूजर के बिहेवियर के बारे में वो देखता है, वरना आपके इररिलेवेंट रिजल्ट आपको मिलते हैं। आप सर्च करते हैं कि सिक्कर, आपको मिलता है जयपुर के रिजल्ट। तो रिसर्च यही बताता है कि आप यूजर्स या फिर अपन बोल सकते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में उसको गहराई से या पहले से किए हुए किसी काम को अच्छे तरीके से ढूंढ के उसके बारे में नई अपनी एल्गोरिदम देना, नया अपना नॉलेज देना या उसी नॉलेज को आप और वाइड में समझाना, यही रिसर्च कहलाता है। हम रिसर्च क्यों करते हैं? वाई स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी, हम क्यों करते हैं? अब सवाल है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना जरूरी क्यों है भाई? सबसे पहले ये एक साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग सिखाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे बिजनेस में प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है, वरना फेलियर का रिस्क हो सकता है कि मगर अगर आप कोई प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके बारे में हमको सर्च करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बढ़िया है या नहीं है, कस्टमर उसके बाद में क्या चाहता है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको रिसर्च मेथोडोलॉजी बताती है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग या डेवलप एनालिटिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक सोशल साइंटिस्ट हैं, जब वो पॉवर्टी का कारण एनालिसिस करते हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो डेटा ड्रिवन होता है, अजम्पशंस नहीं होती है कि ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पे इस तरीके से आपने गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, या फिर यह नहीं बता सकते। तो वहाँ पे कुछ अजम्पशंस वगैरह पे अपन काम नहीं कर सकते, वहाँ पे अपन को डेटा चाहिए होता है, किस डेटा पे काम करें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू सोशल, बिजनेस एंड एकेडमिक प्रॉब्लम्स। ये आपका कोई भी अपन बोल सकते हैं कि जैसे हम रिसर्च पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में रिसर्च बिजनेस और एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लाइक थीसिस बनाना, डिसर्टेशंस बनाना, रिसर्च पेपर लिखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है जो रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोवाइड कराती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी रिसर्च, आपकी पीएचडी, अगर आपका कोई जर्नी है, आप पीएचडी में आप जर्नी कर रहे हैं, तो उसका गूगल मैप अगर मैं बात करूं तो उसका गूगल मैप आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है, आरएम है, जो आपको रिसर्च के बारे में बताएगा। यूजफुल और राइटिंग थीसिस, ये मैं अपन डिस्कस कर चुके हैं, कोई पेपर वगैरह लिखना होता है उसके लिए अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। हर रिसर्च के पीछे कुछ खास फीचर्स होते हैं। फर्स्टली, जैसे सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं तो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, वन बाय वन उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो रिसर्च की जानी चाहिए कि उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। हर एक का ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होता है, लॉजिकल होगी और ऑब्जेक्टिव होगी। इमोशंस या पर्सनल बाइस काम नहीं करती यहाँ पे कि आपने बोल दिया भाई ऐसा होगा, तो वहाँ पे आपका पर्सनल बाइस काम नहीं करेगा, ये अपन को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये काम नहीं करता है। डेटा और एविडेंस पर बेस्ड होती है कि भाई एक जब भी आप पीएचडी के अंदर जब आप काम करेंगे तो डेटा
आप यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होता है कि भाई बिना डेटा के आप कोई भी रिसर्च को नहीं कर सकते। डेटा होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए कि भाई इस बेसिस पे मैंने ये रिसर्च की है। दूसरा, रेप्लिकेबल होना चाहिए, अदर्स कैन वेरीफाई, मतलब कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो दूसरे भी उसको वेरीफाई करे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर आपने भाई बोला है कि भाई 2 + 2 आ रहा है तो 4 आ रहा है, तो ये 4 ही आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। दैट इज़ द रिसर्च। एंड अपन बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड, मतलब कि अपन ने देखा है कि ये कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उसका सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होता है ये। जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं, कोविड-19 वैक्सीन जब डेवलप हुई थी तो मल्टीपल कंट्रीज़ ने उसका ट्रायल किया था ताकि रिजल्ट्स रिलायबल बने, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आए तभी वो वर्क करे। ये हर एक देश ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? डिस्कवर द न्यू फैक्ट, नए फैक्ट को डिस्कवर करना। फॉर एग्जांपल जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 बनाया था, ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में जब मून के ऊपर उसने सरफेस किया तो उसने नए फैक्ट्स दिए हैं कि भाई मून पे ये हो सकता है, मून पे ये चीज़ें हो सकती है, मंगलयान पे ये चीज़ें हो सकती है, तो ये सब कुछ प्रोवाइड कराया। वेरीफाई एंड द टेस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज, पुराने नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि हर 10 साल बाद में, अभी आपके पास में जैसे NEP आया है तो NEP 2020 आप देख रहे हैं, तो NEP 2030 भी आएगा, NEP 2040 भी आएगा। मतलब हर एक 10 साल के बाद में एक ये सर्वे किया जाता है कि जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो सही तो है ना, उसको वेरीफाई करना, एग्जिस्टिंग डेटा को वेरीफाई करके नया डेटा आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो वेरीफाई किया जाता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, टेक्नोलॉजीज़ हो गया, जैसे आज अपना चैट GPT अपन यूज़ में लेते हैं, तो चैट GPT आपका जब यूज़ में आ रहा है तो चैट GPT से पहले जैसे अपन गूगल यूज़ में लेते थे, परप्लेक्सिटी यूज़ में आने लगी। तो ये काफ़ी चीज़ें जब डे बाय डे जब प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनका सोल्यूशन भी मिलता है रिसर्च के थ्रू। डेवलप न्यू थ्योरी एंड कंसेप्ट। एग्जाम्पल अपन देखें तो डार्विन की जो थ्योरी है, एवोल्यूशन रिसर्च का रिजल्ट है। डार्विन हो गया, या फिर अपन कोई भी एल्गोरिथम की बात करें तो वो आपका रिसर्च का ही पार्ट होता है, रिसर्च से ही मिलता है। एड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे अपन बिजनेस की भी बात करें या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ पे आपको कुछ नया इम्प्रूव लाना है तो आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। रिसर्च ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज़ आता है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में अपन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है? पहला आता है बाय पर्पज, मतलब कि अकॉर्डिंग टू टास्क, मतलब उस काम के अकॉर्डिंग, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या कितने टाइप की रिसर्च होती है। 2 टाइप की रिसर्च होती है, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च सिर्फ नॉलेज के लिए होती है, केवल आप उसको कुछ रिजल्ट आप प्रोवाइड नहीं कराओगे, कुछ मतलब ऐसे थ्योरी पार्ट्स हैं अपन बोल सकते हैं, दैट इज़ द नॉलेज रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल जैसे नासा में स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जाता है, स्टार्स वगैरह को देखा जाता है कि भाई कैसे मूवमेंट वगैरह कर रहे, दैट इज़ ओनली फॉर नॉलेज। अप्लाइड रिसर्च की बात करूं तो अप्लाइड रिसर्च आपका रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे फसल वगैरह के लिए, इनके लिए कुछ आप डेवलप कर रहे हैं, कुछ ड्रोन्स वगैरह बना रहे हैं, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। बाय अप्रोच की बात करें तो बाय अप्रोच में 2 तरीके की आती है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। इट डिपेंड ऑन द डेटा। क्वालिटी रिसर्च इट्स जस्ट यूज फॉर फीडबैक एंड इंटरव्यूज़। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें केवल क्वालिटी मतलब डेटा वगैरह के ऊपर वर्क किया जाता है। जैसे क्वालिटी मतलब कोई डेटा आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, इसके अंदर इमोशंस वगैरह अपन यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। क्वांटिटी के अंदर डेटा आपका आता है, जैसे इसके अंदर इमोशंस हो गया, एक्सप्रेशंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कल फीडबैक वगैरह। थ्योरेटिकल पोर्शन इसको भी अपन बोल सकते हैं, केवल थ्योरी के हिसाब से जो रिसर्च होती है, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी के ऊपर मेजर करता है ये कि उसका क्या रिजल्ट है, वो ये देखता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो नंबर की फॉर्मेट में कुछ नंबर या रिजल्ट आपके पास आ रहा है, दैट इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च। फॉर एग्जांपल जो 2000 स्टूडेंट्स के ऊपर अपन ने कोई सर्वे किया है और उसका डेटा एनालिसिस करना है कि भाई कितने % स्टूडेंट ने ये वाला डेटा वर्क किया है, कितना डेटा उसमें काम किया है। बाद में बात करते हैं अपन बाय नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग रिसर्च होती है आपका एक्सप्लोरेटिव। जब प्रॉब्लम क्लियर ना हो, अपन को पता नहीं है कि भाई प्रॉब्लम ही क्या है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके अपन टास्क परफॉर्म करें, दैट इज़ द एक्सप्लोरेटिव रिसर्च।
अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव की, केवल डिस्क्राइब करने एज इट इज अपन बोल सकते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, जैसे हिंदी हुआ, इनके अंदर हिस्ट्री वगैरह की अगर अपन बात करें तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर पार्ट आता है। एनालिटिकल रिसर्च की बात करो, डेटा को एनालिसिस किया जाता है, मैथमेटिकल रिसर्च अपन इसमें यूज में ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करना होता है ऐसे रिसर्च को, फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीन वगैरह हो गया, कोई रोबोटिक्स वगैरह हो गया, इनके ऊपर काम करना। ये आपके रिसर्च के टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है। रिसर्च की प्रोसेस देखा आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका जो रिसर्च है, रिसर्च को आइडेंटिफाई, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जैसे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में काम अटेंटिव क्यों नहीं होते हैं, अटेंटिव क्यों होते हैं, मतलब कम क्यों आते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो अपन को ये देखना है। बाद में अपन इसमें सेकंड पे जाएंगे तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अपन पहले क्या रिसर्च की गई है इस टास्क के ऊपर, पहले स्टूडेंट्स पे क्या रिसर्च की गई भी, ऑनलाइन क्यों नहीं आते हैं, तो वो देखेंगे। थर्ड में अपन फॉर्मूलेट हाइपोथेसिस, अपन एक अवधारणा बना लेते हैं, एक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि शायद डिस्ट्रैक्शंस की वजह से स्टूडेंट अटेंटिव नहीं होते, डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है कि भाई यूट्यूब वगैरह इनमें थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, दैट्स वाई ऑनलाइन नहीं आते हैं। दैट्स वाई अपन एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। हाइपोथेसिस अपन मान लेते हैं कि ये काम हो सकता है। फोर्थ नंबर पर जाते हैं अपन रिसर्च को डिजाइन करना। अब अपन एक सर्वे बनाएंगे या इंटरव्यू करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या करेंगे ये डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग अपन वो वर्क करते हैं। अब जैसे मेरे को रिसर्च के लिए मेरे को डेटा चाहिए तो मैं सर्वे करूंगा, तो सर्वे करने के लिए मेरे को डेटा कलेक्शन मेथड को यूज़ में लेना होगा। अब उस जो डेटा मेरे पास आया 6 नंबर पे, मैं उस डेटा को कुछ एनालिसिस करके उसको शो करूंगा, उसको ग्राफ के थ्रू या स्टैटिक्स के थ्रू मैं उसको रिजल्ट शो करूंगा, दैट इज़ द डेटा एनालिटिक्स। लास्ट में मैं उसके फाइनल रिपोर्ट बनाता हूँ, उसको प्रेजेंट करता हूँ, दैट इज़ द थीसिस एंड सिनॉप्सिस वगैरह जो भी अपन वर्क करते हैं, इस पे थीसिस जो अपन देते हैं, फाइनल डिजिटेशन वगैरह, वो आपका रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होता है रिसर्च पेपर पे। ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ में आती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इम्पोर्टेंस इन द टूडेज वर्ल्ड। रिसर्च का आज के टाइम पे क्यों ज़्यादा यूज़ आ रहा है। एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, डे बाय डे आपकी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अपन को इसके बारे में देखना पड़ेगा। भाई पहले क्या मोबाइल आते थे, स्लो चार्जिंग के होते थे, आज के टाइम पे मैं बात करूँ तो फास्ट चार्जिंग के मोबाइल आ रहे हैं, वायरलेस चार्जिंग के मोबाइल आ रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, नॉलेज कैसे एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रही है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हेल्प इन सॉल्विंग इकोनॉमिक एंड सोशल बिजनेस इश्यूज, कि मार्केट में नए नए आपके पास इश्यूज आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती है, इकोनॉमिकल इश्यूज आते हैं, सोशल इश्यूज आते हैं, उनके ऊपर कैसा काम किया जाए उसके लिए अपन रिसर्च का काम लेते हैं। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज, जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको डेटा चाहिए होता है। जैसे डिजिटल इंडिया आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो डिजिटल इंडिया के अंदर भी उन्होंने रिसर्च बेस्ड डेटा पे ही बनी है कि भाई कितना डेटा है, किस तरीके से अपन कितने इंजीनियर्स अपने देश में, ये सारे इसके ऊपर काम किए गए। तो ये अपने पास। नेक्स्ट है एसेंशियल इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल गोल्स, मतलब अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप एमटेक स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, या आपको टीचर हैं, तो आपको ये सारा रिसर्च को यूज़ में लेना ही पड़ेगा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, कि भाई आप पीएचडी है तो आपको कोई एक टॉपिक चूज़ करके उसके ऊपर काम करना है। एमटेक स्टूडेंट है तो आपको कोई डिजिटेशन देनी है, रिसर्च पे आप काम कर रहे हैं, पेपर आप कोई बना रहे हैं, तो उस पर ये चीज़ें काम आएगी आपकी। दैट्स व्हाई वी यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब आज के टाइम पे रिसर्च कैसे काम करिए, डिजिटल टाइम पे, डिजिटल वर्ल्ड में रिसर्च को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ऑनलाइन डेटाबेस की बात करूं तो गूगल स्कॉलर, GSTOR, स्कोपस, इनके ऊपर आपको लाखों हजारों पेपर मिल जाएंगे केवल एक क्लिक करने पर एक टॉपिक के बारे में। डिजिटल टूल्स की बात करूँ तो मैंडली हो गया, जोडेटो हो गया, टर्निटिन हो गया। मैंडली क्या करता है कि यह टूल है आपका मतलब रिसर्च के जितने भी टास्क होते हैं उनको सपोर्ट करके, जोटेरो ये भी यही काम करता है। टर्निटिन आपका प्लेगरिज्म वगैरह चेक करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट में है, प्लेगरिज्म वगैरह क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट है AI इन रिसर्च सपोर्ट, जैसे आप ChatGPT आप यूज़ में ले रहे हो, ग्रामरली यूज़ में ले रहे हो, SPSS, R, तो ये सारे क्या होते हैं आपके टॉपिक्स को सर्च करने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, रिसर्च को सपोर्ट देते हैं ये।
इनको रेफरेंसेस वगैरह के लिए, इनके लिए अपन यूज़ में ले सकते हैं इनको। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ग्रामरली क्या होता है कि राइटिंग को रिफाइन करने के लिए, ग्रामर के लिए यूज़ में लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि मॉडर्न रिसर्चर को सबसे बड़ा लैब उसका लैपटॉप ही है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि रिसर्च क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है, टाइप्स क्या है और पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये हमने देखा। एक लाइन में समझाता हूँ कि रिसर्च साइंटिफिक और लॉजिकल जर्नी है जिसका गोल है नए नॉलेज का क्रिएट करना। और हमेशा याद रखिए, विदाउट रिसर्च इनोवेशन इज जस्ट इमेजिनेशन। अगली वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च विद केस स्टडीज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज़ के अगले लेक्चर आप तक जरूर पहुँचे। मैं नितिन सोनी, आप देख रहे हैं डीजी शिक्षक पे, जहां टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों एक साथ मिलकर आपका फ्यूचर बनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।